भी स्ट्रेट लाइन में होता है तो आप पाथ लेंथ भी आपका ए बी है और स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। हर एक टाइम पे, डिफरेंट टाइम पे आपका वेलोसिटी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवाल। पिछली वीडियो में हमने आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टॉपिक है उसको हमने डिस्कस किया, जो कि बेसिक था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू काइनेमेटिक्स, राइट। अब थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट आफ्टर नोइंग योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट विल दैट बी। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, इफ दैट इज मूविंग, सो इन दैट कंडीशन हाउ विल सी दैट हाउ द पोजीशन इज चेंजिंग, राइट। सो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग दो पॉइंट आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एक आता है आपका पाथ डिस्टेंस और पाथ लेंथ, राइट। सो यहाँ पे आपका आता है फर्स्ट इज पाथ लेंथ, राइट, और यू विल से डिस्टेंस, पाथ लेंथ और पाथ डिस्टेंस। एंड दूसरी टर्म आपकी आती है दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। अब ये दोनों जो टर्म हैं वो अलग अलग टर्म्स हैं, आपको देखने से हो सकता है एक जैसी लगे कि डिस्प्लेस होना और जो आपका पाथ है वो भी सेम चीज होंगी, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, बट दोनों चीजें क्या हैं, काफी डिफरेंट हैं एक दूसरे से, राइट। तो इन दोनों को सबसे पहले मोशन में समझना काफी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे रहने वाला है, राइट। सो डायरेक्ट अगर मैं आपको बात बताता हूँ, राइट, जो पाथ लेंथ है दैट विल बी टोटल path covered, right. Now this displacement, this is the direct, right. This will be the direct, you will say distance, you will say direct distance, or you will say direct total distance, whatever. This is the direct distance between those two points where the motion have been explained, right. Now for example, मान लीजिए कि ये एक हमने बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमने मेजर किया और यहाँ पे x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस हो गया, राइट। अब हमने यहाँ पे किया क्या कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ A था और एक यहाँ पे B था। मान लीजिए A से B में ऑब्जेक्ट ने, किसी बॉडी ने मोशन किया, राइट। मूव होती है तो मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से घूम फिर के यहाँ पे बी पे पहुंचा, राइट। दूसरा कुछ यहाँ से कुछ ऐसे पहुंचा। थर्ड जो था वो किसी और पाथ से यहाँ पे गया, राइट। तो जो आपकी टोटल पाथ कवर है वो दोनों सिचुएशन में अलग अलग होगी। यहाँ से मैं जाऊंगा तो ये जो जितना आपने कवर किया ना, जितना डिस्टेंस जो आपने यहाँ पे कवर किया है, अगर इस टोटल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दैट विल डिफाइन योर टोटल पाथ कवर्ड एंड दैट विल नथिंग बट बी, दैट विल बी द पाथ लेंथ और पाथ डिस्टेंस ऑफ दोज टू पॉइंट्स। नाउ अब बात करते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस की। डायरेक्ट डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, अगर मैं बात करूं A टू B, दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन बनाती, जो डैश्ड लाइन है दैट इज योर स्ट्रेट लाइन। सो ये जो ए बी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपका ए था, ये आपका बी था, हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई, तो ये जो डिस्टेंस है ना, जो हमने टोटल डिस्टेंस ये वाली है, दैट विल बी योर व्हाट, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। और जो ये जिगजैग जो मूव कर रही है, ये टोटल अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दैट विल डिफाइन योर पाथ लेंथ। तो ये तो बेसिक था आपका किसका, डिस्प्लेसमेंट और इसको समझने का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जो टोटल पाथ लेंथ और ये जो चीज है ना, ये या तो आपकी जीरो हो सकती है, राइट, या आपकी ये पॉजिटिव हो सकती है, ये नेगेटिव होने के चांस नहीं है। दूसरा, इसके ये जो है ये इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल इट कैन बी पॉजिटिव। इसमें तीनों चीजें पॉसिबल हैं डिस्प्लेसमेंट में, बट जो पाथ लेंथ है, जो टोटल आपने पाथ कवर किया, वो आपका
या तो जीरो होगा, इट मीन्स उस बॉडी ने, उस ऑब्जेक्ट ने मोशन ही नहीं किया, एंड पॉजिटिव हो सकता है जब आपने कुछ मोशन मूव किया है आपका ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस फंडे को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? कि जीरो कब होगा, नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना आपके लिए हो जाएगा, राइट? सो थोड़ा इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब मान लीजिए कि मैंने डिफाइन किया, अब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, राइट? सो हम क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस था, अगर मैं ओनली 1D ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, राइट? सो यहाँ पे मेरा पोजीशन था A, ऑब्जेक्ट A टू B मूव करता है, राइट? सो A टू B मूव करता है। मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पोजीशन पे आ जाता है, B पोजीशन पे, स्ट्रेट लाइन में मूव करके यहां से यहां, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या आती है कि जो पाथ लेंथ है इसके अंदर क्या होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, राइट? डोंट हैव डायरेक्शन। बट जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसकी क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन मींस कि आप किस डायरेक्शन में मूव करें। अब डायरेक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? हमने बोला फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम जब भी कार्टेशियन सिस्टम आपका यूज करेंगे तो आप कहोगे कि हाँ, वी कैन नाउ डिफाइन द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? अब एक ऑब्जेक्ट A टू B मूव किया है, हम क्या कहेंगे कि मोशन की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम A टू B। इसका मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन आपकी मोशन की ये हो जाएगी, राइट? सो इट मीन्स हम डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे वेरी कर सकता है। ये एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है और डायरेक्शनल क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलेंगे, राइट? कि जिसकी कुछ मैग्नीट्यूड भी हो और वो अगर किसी डायरेक्शन को भी डिफाइन करता है उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहेंगे। बट इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं दैट शुड आल्सो सेटिस्फाई। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। जो वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जो क्वांटिटी होती है इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, राइट? जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इन दोनों टर्म्स को हम जो 4th चैप्टर है वहां पे डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या टेंसर क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। तो वो सब चीजें वहां पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? सो अब बात हम कहाँ पे थे कि यहाँ पे तो चलो जीरो मोशन हो गया जब मूव नहीं किया और पॉजिटिव हो गया जब कुछ वो मूव करेगा। हमें डायरेक्शन नहीं देखनी, ओनली अमाउंट चेक करना है कि कितना उसने मूव किया, राइट? अब बात देखिए, अब यहाँ पे आते हैं डायरेक्शन इसमें क्यों जरूरी है और जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव ये कैसे पॉसिबल है। अब A टू B मूव किया, मैंने क्या बोला कि मोशन की डायरेक्शन आपको हमेशा बतानी होगी कि कहां से कहां मूव किया। अब A टू B मूव किया, ये इस डायरेक्शन में मूव किया, राइट? और सिमिलरली मैं यहाँ पे इसकी y डायरेक्शन भी बना देता हूँ। ये मान लीजिए y डायरेक्शन है, ये x है, दिस इज योर x प्राइम। अब ये y है, देन दिस विल बी योर y प्राइम डायरेक्शन, राइट? अब मेरे को ये बताओ कि जब भी मोशन आपका इस डायरेक्शन में होता, इस पोर्शन को आप किस में लिखते हो? दिस विल बी इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट? अब इस डायरेक्शन में अगर मोशन होगा दैट विल बी इन द प्लस एक्स एक्सिस। तो जब भी आपका मोशन डिफाइन करे कार्टेशियन सिस्टम में, तो आपको कार्टेशियन सिस्टम के साइन को भी आपको देखना पड़ेगा, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस डायरेक्शन के मोशन को हम क्या कहेंगे? this we will define as a negative because we are moving towards the negative Cartesian coordinate, right? And here we are moving towards the positive Cartesian coordinates. So this will be your plus direction, this will be your minus direction, this will be your plus direction. Because only 1D में बात कर रहे हैं तो ये आपका minus x direction में move कर रहा है और displacement जो है that will be your in the negative side. It means net displacement amount तो ये हो जाएगा total direct distance, but जो move इसने किया है that will be displacement will be negative.
अब बात आती है यहाँ पे, अगर इस तरफ मूव किया तो पॉजिटिव। सिमिलरली y के लिए भी हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने यूज किया कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा हमारी जो भी हमने ऑब्जर्वेशन लिया है, राइट। इट मीन्स इस डायरेक्शन में हमें नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे आपका डायरेक्शन डिफाइन किया जाए। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो मोशन था वो कुछ चेंज हो गया। कैसे हुआ कि यहाँ पे x था, y था। अब मैंने बोला कि ये तो 1D की बात आ गई, बट स्ट्रेट लाइन तो कुछ ऐसे भी हो सकती है। अब A है, ये B है, मान लीजिए z डायरेक्शन और बना दिया मैंने यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप कैसे डिफाइन करोगे A to B। अब मान लीजिए इसके पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1 और x2 y2 z2 इनके कोऑर्डिनेट से, राइट। अब आपको क्या कहना है, क्या बताना है यहाँ पे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, और A to B किया है तो कुछ डायरेक्शन भी है। इसको डिफाइन करने का तरीका होता है कि आपको सबसे पहले तो A B का जो मैग्नीट्यूड है वो पता होना चाहिए। ये कितना होता है, नॉर्मल आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना निकल के आता है, यहाँ से x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर। और ये चीज आप कब चेक करोगे, जब आप वेक्टर हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, तो ये चीज वहां आएगी कि ये हमने कैसे डिफाइन कर दिया कि ये इसके इक्वल हो गया या फिर जो भी है। तो एक बार के लिए आप कह सकते हो कि ये चीज हम वहां पे डिस्कस करेंगे। बट ए बी का जो मैग्नीट्यूड है नॉर्मल 10th क्लास में आप पढ़ के आए होते हैं। अब मैंने बताया कि ए बी एक डिस्प्लेसमेंट है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आप बाद में चेक करोगे 4th चैप्टर में, बट एक बार के लिए जानना जरूरी है वेक्टर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, एक तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अब उसकी डायरेक्शन लाने के लिए हम क्या करें, अब x की डायरेक्शन करने के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, एक यहाँ पे आई कैप आपने देखा होगा, आई कैप डिफाइन करते हैं, यहाँ पे जे कैप डिफाइन करते हैं, यहाँ पे के कैप डिफाइन, z डायरेक्शन में आपका के कैप डिफाइन करते हैं। तो ये डिफाइन करते थे यूनिट वेक्टर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स, जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहते हैं। अब इसके यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अब यूनिट वेक्टर अगर मैं देखूं तो कैसे निकालते हैं, अब ए बी वेक्टर की वैल्यू होगी इनटू डायरेक्शन भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। सो ए बी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे x2 माइनस x1 कि x2 माइनस x1 ये जो मूव किया है, x2 माइनस x1 यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो ये जो टर्म है दैट विल बी x2 माइनस x1। अब ये मूव किस डायरेक्शन में किया है, ये आपका मूव किया है आई कैप डायरेक्शन में, राइट। हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में मोशन हुआ है, इसको वेक्टर बनाने के लिए, राइट। तो इसीलिए हमने आई कैप लिखा। अगर सिमिलरली अगर ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होता तो यहाँ पे हम क्या करते, माइनस आई कैप लगा देते, बिकॉज जो मोशन है वो माइनस डायरेक्शन में, राइट। तो इट मीन्स हमें डिस्प्लेसमेंट को दिखाना है तो हमें डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ेगी। कार्टेशियन सिस्टम में हमने देखा कि x जितना भी ये मूव किया प्लस में मूव किया, तो हमने यहाँ पे लगा दिया प्लस आई कैप, राइट। सिमिलरली y में मूव किया दैट विल आल्सो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, सो y2 माइनस y1 और यहाँ पे j कैप आ गया, और प्लस में थर्ड कंपोनेंट आपका कितना आ गया, z2 माइनस z1, और इतना अमाउंट ये z डायरेक्शन में मूव कर गया, और कौन सी डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट। इसलिए हमने पॉजिटिव के लिए। तो ये आपका क्या चीज आ गई, ए बी वेक्टर आ गया। अगर आपको ओनली डायरेक्शन चेक करनी है तो उसको हम ए बी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको क्या करना पड़ेगा, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका कितना मैग्नीट्यूड है टोटल, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया। सो ए बी कैप विल बी इक्वल टू कि कितना यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में मूव किया, दैट विल बी डिफाइंड बाय वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड बाय दिस, मैग्नीट्यूड मींस कितना अमाउंट है उसका, राइट। तो ये तो बेसिक सी चीज थी किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि डिस्टेंस तो
ठीक है, ये पाथ लेंथ तो ठीक है, देयर इज नो डाउट। मेन प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट में आई थी। अब नेगेटिव मैंने बता दिया क्या होगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इट मींस नेगेटिव पॉजिटिव तो डिफाइन आपका होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम से, किस डायरेक्शन में आपका मूव किया है आपका ऑब्जेक्ट, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे वेक्टर है, इट मींस अगर ये वेक्टर आया तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मान लीजिए x की डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, बिकॉज ये कोफिशिएंट है ना, x2 minus x1, इट कैन आल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। सिमिलरली दिस आल्सो। So in general you can say the motion can be that the displacement can be positive or negative, right? If you will say that we are moving from you will say a higher value from the lower value of x, right? अगर हम यहाँ की तरफ मूव करेंगे, so what we will say कि x यहाँ पे बड़ी वैल्यू थी और यहाँ पे छोटी वैल्यू थी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x2 minus x1 this will become negative. What does that mean कि हम मूव कर रहे हैं, बट अगर हम ओनली x एक्सिस को कंसिडर करें तो हम x एक्सिस में यहाँ की साइड मूव कर रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर यहाँ पे मान लीजिए कि y2 भी आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव ज्यादा वैल्यू से कम वैल्यू में मूव कर रहा है, देन ऑल्सो y कंपोनेंट भी नेगेटिव, और मान लीजिए कि z डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो ये टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। इट मींस ये आपका डिफाइन कर दिया आपने क्या डायरेक्शन, इसका साइन, राइट। अब बात आती है जीरो की कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है। अब मान लीजिए कि या तो कोई ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे, देन इन दैट कंडीशन आल्सो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, बिकॉज पॉइंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई फर्क ही नहीं आया, सेम पॉइंट है। या फिर क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ने मूव किया यहाँ से ए पॉइंट से और ये घूम फिरा के बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट जो बहुत सारा पाथ लेंथ कवर करके सेम इसी पॉइंट पे आ गया। इसको हम क्या कहेंगे कि देयर इज नॉट एनी चेंज ऑफ योर पोजीशन, राइट, इन द होल टाइम, राइट। इट मींस इस केस में ऑल्सो आपका जो पोजीशन है दैट डजंट चेंज, सो दैट्स व्हाई यू विल से कि आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो आ गया, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया कि कैसे डिस्प्लेसमेंट को अभी तक कैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया जाए कोऑर्डिनेट सिस्टम से, कैसे वेक्टर को हम दिखाएंगे, कैसे जीरो प्लस माइनस आपका ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो सकता है, और पाथ लेंथ आपकी हमेशा यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी या आपकी जीरो होगी, राइट। तो ये तो आ गया इसके बारे में। अब इसमें एक छोटा सा क्या है, हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और वहां पे हम थोड़ा कैलकुलेट करके बता देंगे कि कैसे आपका जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे आपके कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको वैल्यू किसकी, डिस्प्लेसमेंट की और पाथ लेंथ की, राइट। सो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपका, राइट। सिंपल सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हम जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज करेंगे और जब आपका जो एडवांस प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपकी जो है वो प्रैक्टिस वहाँ पे हो जाएगी, राइट। सो बेसिक क्वेश्चन सिर्फ इन टर्म्स को समझने के लिए, राइट। यहाँ पे ए पॉइंट पे था और हम यहाँ पे मूव किए, राइट। अब हमने 6 सेंटीमीटर यहाँ पे मूव कर दिया, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम क्या है, अब बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम पे आपको क्या रखना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, लेट्स अज्यूम दैट यू आर फेसिंग इन दैट डायरेक्शन। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है। अब ए से अब यहाँ पे डायरेक्शन भी बहुत बार जरूरी हो जाती है। डायरेक्शन कैसे करोगे, दिस इज योर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट। तो इसको भी ध्यान में रखना हो सकता है। तो क्वेश्चन में बहुत बार ये भी दिया जा सकता है कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऊपर। तो A2 अब ये बोला कि A एक ऑब्जेक्ट है दैट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर ईस्ट, इस डायरेक्शन में मूव किया 6 सेंटीमीटर। नाउ इट मूव्स टू योर लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो नॉर्थ साइड में जाना पड़ेगा इसको, तो ये नॉर्थ साइड में चला गया। और कितना चला ये, 3 सेंटीमीटर चल गया,
सिमिलरली आगे ये मूव किया 4 सेंटीमीटर, राइट। अब ये 6 सेंटीमीटर साउथ की साइड मूव किया, राइट, और 6 सेंटीमीटर ये वापस से यहाँ पे मूव कर गया। तो पाथ लेंथ अगर बोला जाए, राइट, अगर मैं पाथ लेंथ की बात करूं तो कितना आ गया टोटल, आप जोड़ दीजिए कितना होगा, 6 + 3 + 4 + 6 + 6, राइट, ये आपका टोटल हो गया, दैट विल बी 25 सेंटीमीटर। सो ये क्या हो गया, पाथ लेंथ हो गया। अब बात क्या करते हैं, अब बात करते हैं इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब मैंने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाए। फिलहाल के लिए हमारा फोकस क्या रखते हैं हम, ओनली उसके मैग्नीट्यूड पे रखते हैं, राइट। डायरेक्शन को एक बार, ये जो कॉम्प्लिकेशंस थी ना, इसको थोड़ा हम एक बार 4th चैप्टर में देखेंगे, ताकि थोड़े प्रॉब्लम थोड़ी सिंप्लीफाई हम यहाँ पे कंसिडर करें, राइट। ओनली मैग्नीट्यूड की कंसिडर करोगे तो ये आपका बी पॉइंट है, डायरेक्ट इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, ये हमें निकालनी है। कैसे निकाल सकते हो, तो ये निकालने के लिए आप बेसिक सा ट्रिक आप देखो कि ये कितना डिस्टेंस है और ये कितना डिस्टेंस है। अगर ये आपने निकाल लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी, राइट। अब नोटिस करो 6 एंड दिस 4, दिस टोटल विल बी योर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से ये आपका 6 सेंटीमीटर है, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये डिस्टेंस आएगी कितनी आपकी, 4 सेंटीमीटर, राइट। सिमिलरली ये वाला कितना डिस्टेंस हो गया, ये वाला भी नोटिस करो, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर थे टोटल, और यहाँ पे आपने 3 सेंटीमीटर का ये वाला पोर्शन है, तो ये कितना हो गया, दिस विल बी योर 3 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आ गया कितना, 3 सेंटीमीटर। अब हमें ए और बी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी। नॉर्मल पाइथागोरस आप यहाँ पे लगाओ, कितनी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6² + 4², उसका अंडर रूट अगर आप लोगे 6² + 4², और ये आपका हो गया यहाँ पे no, it's not 6, it is 4, right, it is 4 and it is your 3, right. So this will be your 16 and 9 25 and this will be your 5 सेंटीमीटर, राइट। सो आप डिफरेंस चेक कर सकते हो, क्या है, पाथ लेंथ आपका 25 सेंटीमीटर आया और डिस्प्लेसमेंट आपका 5 सेंटीमीटर आया, राइट। और अगर आप बात करो ए टू बी डिस्प्लेसमेंट की, तो आपने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया तो ये डायरेक्शन होगी। यहाँ पे हम थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे डायरेक्शन को, बिकॉज कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, राइट। अदरवाइज आप कर सकते हो, अगर ए इस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन मानते हो तो यू कैन डू इट, राइट। बट वेक्टर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, जहाँ डायरेक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे। सो फिलहाल के लिए हमें क्या समझ में आया कि क्या आपका पाथ लेंथ होता है, क्या आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। अब एक चीज आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे एक आता है कि जो आपका पाथ लेंथ है ना, जो आपका पाथ लेंथ है वो या तो आपका बड़ा होगा और या इक्वल हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से आप यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हो। अब ये कंक्लूजन निकाला कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, राइट। सो ये आप कैसे एक्सप्लेन यहाँ पे करोगे, तो इसको एक्सप्लेन हमें कैसे करना है कि मान लीजिए कोई हमने मोशन किया, अब उसके अंदर पाथ लेंथ आपकी हमेशा बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से। हमने नॉर्मल प्रॉब्लम देखा, वहां पे पाथ लेंथ हमेशा निकल के आई, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा निकल के आई। सो हमें ये समझ में आया कि मान लीजिए मैं घूम फिर के जहां कहीं भी सेम पोजीशन पे आ जाऊं तो पाथ लेंथ तो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, बट डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो गया। बट यहां से ये इक्वल साइन जो है वो कब आएगा, ये सबसे जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब आपकी पाथ लेंथ आपकी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगी। हमेशा आपकी लेंथ बड़ी रहेगी डिस्प्लेसमेंट से, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट डिस्टेंस है और वो वाली डिस्टेंस
कॉम्प्लिकेटेड जो भी आपका मोशन हो रहा है उसके हिसाब से, बट ये इक्वल कब होगी? अब इक्वल भी कब होगी? जब मान लीजिए ए टू बी आपका यहां है, मूव कर रहा है, और एक आपका कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, राइट? अब अगर ऑब्जेक्ट इस पाथ को फॉलो कर रहा है तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? डायरेक्ट ए बी डिस्टेंस आपकी हमेशा छोटी रहेगी पाथ लेंथ से, बट अगर हम ए बी के मोशन को स्ट्रेट लाइन में कंसीडर कर रहे हैं, राइट? सो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा कि इक्वल साइन exists for straight line motion. Because यहां पे अगर A to B स्ट्रेट लाइन में होता है तो आप पाथ लेंथ भी आपका ए बी है और स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है. सो दैट्स व्हाई दिस इक्वलिटी साइन विल कम्स, राइट? सो इट मींस पाथ लेंथ या तो आपकी बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से या फिर आपके इक्वल होगी ओनली इन वन सिचुएशन जहां पे आपका जो मोशन है दैट इज इन द स्ट्रेट लाइन. सो इसको ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दिस विल बी योर you will say your straight line motion. That's what we are defining, right? But straight line motion तो ठीक है, but उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. That's also the condition, right? स्ट्रेट लाइन में मोशन है, कोई भी उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. इन दैट केस ओनली द इक्वालिटी साइन होल्ड्स, राइट? सो ये जो था काफी इंटरेस्टिंग, आपके आई होप समझ में आया होगा कि कैसे पाथ लेंथ और आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, राइट? जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो मोशन है उसको विद टाइम कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, जिसमें हम एक्स टी कर्व को एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे ओनली वन डायरेक्शनल मोशन को एक बार डिफाइन करेंगे कि कितने तरीके के मोशन वहाँ पे आप एक्स टी कर्व से एक्सप्लेन कर सकते हैं और कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं, राइट? सो उसको हम डिस्कस करेंगे इन योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन यूजिंग एक्स टी कर्व, राइट? पोजिशन टाइम कर्व को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, राइट? सो दिस विल बी योर पोजिशन टाइम कर्व. और 1D की बात करते हैं, फ्रेंड कैन राइट इट एज एक्स टी कर्व, राइट? एक्स मीन्स पोजिशन, टी विल बी योर टाइम. सो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, राइट? सो सिंपलेस्ट केस हमने लिया. पहला मोशन है उसको हम कहते हैं स्टेशनरी मोशन. इट मीन्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आई कैन राइट, राइट? इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ मोशन, इट शुड बी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, राइट? अब इट मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा विद टाइम. इट मीन्स उसका पोजीशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए. कांस्टेंट मीन्स चेंज नहीं हो रहा, राइट? सो इट मीन्स इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये हमारा पोजीशन यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा टाइम है. तो हम क्या करेंगे कि एक पोजीशन पे था x0 था, 0 टाइम पे, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, बट ये जो है ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा विद टाइम, तो इसका जो पोजीशन है वो आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो ये तो बात आ जाती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की. अब इसके बाद आता है यूनिफॉर्म मोशन. अब एक यूनिफॉर्म मोशन है, ये काफी इंटरेस्टिंग टर्म है. इट मींस यूनिफॉर्म मोशंस मींस कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है सेम टाइम पीरियड में, सेम आपका डिस्प्लेसमेंट आपका अगर करता है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज ए यूनिफॉर्म मोशन. अगर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसमें हमेशा आपको देखने को क्या मिलेगी कि यहाँ पे x है और यहाँ पे t है. तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आपको मिले, हो सकता है वो ऐसी हो, कुछ नेगेटिव स्लोप के साथ भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है. और ये एग्जांपल भी यूनिफॉर्म मोशन का आप एक तरीके से कह सकते हो, जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे एक्स टी कर्व में बन रही है. तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला कर्व बना दिया एक्स टी कर्व में, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे.
सो अगर आप इस स्ट्रेट लाइन में देखोगे तो मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे ले लिए, ये यहाँ से मैंने इसको चेक किया और यहाँ से चेक किया, राइट। सिमिलरली अगर मैंने जितना इंटरवल ये लिया था, अगर उतना ही इंटरवल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो भी मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा कि आपका जो ये जो डिफरेंस है ना, ये दोनों केसेस में सेम है। यहाँ का डिफरेंस इसके इक्वल होगा अगर हम ये वाला डिफरेंस इक्वल लेके चलते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि सेम टाइम पोर्शन में ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो सेम ही चेंज होगा, राइट। इट मीन्स दिस इज व्हाट वी कॉल एज यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अब यूनिफॉर्म मोशन में डिटेल में हम जब डिस्कस करेंगे, जहां पे आपका वेलोसिटी जो है, जब हम डिफाइन करेंगे वेलोसिटी या स्पीड, तो यहां पे आप चेक करोगे कि यूनिफॉर्म मोशन में आपका क्या रहता है, जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट, राइट। तो जब वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे और स्पीड को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि xt कर्व का अगर आप स्लोप निकालते हो दैट वी डिफाइन एज अ वेलोसिटी एंड कांस्टेंट, वी डिफाइन एज अ वेलोसिटी और स्पीड। अब ये जो चीज जो मैंने अभी बताई वेलोसिटी और स्पीड की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं xt कर्व से, क्या रिप्रेजेंट करता है स्पीड और वेलोसिटी। फिर उसके बाद हम इंस्टेंट वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की वहां पे बात करेंगे, राइट। तो एक बार के लिए आप लिख लीजिए ये वाली टर्म, ताकि इन फ्यूचर आप ये चीज समझ पाओ, राइट। सो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है यूनिफॉर्म मोशन में। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर आपका A to B अगर आप पॉइंट में मूव करते हो तो x है, यू आर मूविंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन, एंड दिस इज योर टाइम। सो यहाँ पे आप चेक करोगे कि जो भी आपका स्लोप है, कि कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम, दैट वी डिफाइन एज वेलोसिटी, राइट। अब कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप हर पोर्शन में क्या चेक कर पा रहे हो कि हर पोर्शन में जब आपने टाइम पीरियड सेम लिया तो आपका सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। व्हाट डज दैट मीन कि वेलोसिटी जो है वो आपका हर सेगमेंट में इस स्ट्रेट लाइन में आपका कांस्टेंट रहने वाला है, दैट इज नॉट चेंजिंग। सो दैट्स व्हाई आई राइट दैट this velocity or your speed that's going to be constant in your xt curve when it is a straight line. That's what we define as a uniform motion. तो ये तो बात आ गई यूनिफॉर्म मोशन की, और यूनिफॉर्म मोशन को इस चैप्टर में हम काफी डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की टर्म हम डिफाइन करेंगे, जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की भी हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड तो ठीक है बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो उन चीज़ों को भी हम वेलोसिटी स्पीड को डिफाइन करने के बाद डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, राइट। सो ये तो चीज़ आ गई आपकी यूनिफॉर्म मोशन की, जहाँ पे वेलोसिटी आपका कांस्टेंट था और हर टाइम सेगमेंट में आपका डिस्प्लेसमेंट सेम अगर रहता है, स्ट्रेट लाइन जो भी आती है विद एनी काइंड ऑफ स्लोप, बिकॉज स्लोप विल डिफाइन योर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है, जस्ट लाइक द स्लोप, राइट। सो व्हाट यू विल से दैट स्लोप विल डिफाइन योर वेलोसिटी, राइट। सो ये एक बेसिक सा यहाँ पे पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट विल बी योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। सो ये भी नॉन, जैसा कि हमने बताया कि अगर आपकी स्ट्रेट लाइन xt कर्व में नहीं है, इन दैट केस यू विल से कि दैट विल नॉट बी ए यूनिफॉर्म मोशन। सो दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो अगर आप उसकी बात करते हो सेगमेंट की, टाइम सेगमेंट की, तो मान लीजिए मैंने डेल्टा टी जो था, ये जो टाइम सेगमेंट था, दोनों केसेस में सेम लिया, बट मैं चेक कर पा रहा हूँ कि जो एक्स चेंज हुआ इस पोजीशन में इतना हुआ और इस पोजीशन में बिल्कुल नेग्लिजिबल सा चेंज हुआ, राइट।
इट मीन्स सेम टाइम पोर्शन में आपका एक्स चेंज जो है वो अलग अलग है. इट मीन्स दिस काइंड ऑफ मोशन यू डिफाइन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट? एंड नाउ वी डिफाइंड वेलोसिटी. यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट था और हमने वेलोसिटी को बोला कि पर डिस्प्लेसमेंट पर टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट विल डिफाइन योर वेलोसिटी, राइट? अब इस केस में आप देखोगे स्लोप. सो स्लोप इज चेंजिंग, राइट? हियर दिस इज द स्लोप एंड दिस इज द स्लोप एट दिस पॉइंट. इट मीन्स हर एक टाइम पे, डिफरेंट टाइम पे आपका वेलोसिटी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है. सो इट मीन्स इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हाट यू विल से दैट द वेलोसिटी. ओके, नाउ एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी टर्म है ना, वही लिखना पड़ेगा. आप इसको समझोगे जब हम सर्कुलर मोशन की भी बात करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म की जब हम डिफाइन करेंगे, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म है वो अलग तरीके से भी हो सकता है, राइट? सो वहां से हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसको स्पेसिफिक नाम देंगे नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट? तो वेलोसिटी को आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी ही यहाँ पे आपको लिखनी है कि वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी विल चेंज, राइट? वेलोसिटी विल चेंज विद टाइम, राइट? अगर डिफरेंट टाइम सेगमेंट में देखेंगे तो हर टाइम सेगमेंट में वेलोसिटी अगर आपका अलग मिलता है, मे भी हो सकता है कुछ टाइम सेगमेंट के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, बट जो आपका टोटल रेंज है टाइम का जिसमें आपने मोशन को ऑब्जर्व किया है उसके अंदर आपका क्या होगा, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा आपका वेलोसिटी, राइट? सो दैट्स व्हाट वी डिफाइन एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज यहाँ पे ना तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और ना आप कहोगे कि जो पोजीशन में चेंज है इन द सेम टाइम पीरियड दैट विल आल्सो बी डिफरेंट, राइट? आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा. बेसिक सा था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था. सिंपल सी कि स्टेशनरी मोशन को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, कैसे उसको एक्स-टी कर्व में रिप्रेजेंट करेंगे. सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या इसकी प्रॉपर्टी आ गई. तो ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा किसमें, जब हम चैप्टर में आगे मूव करेंगे. और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है ये होने वाला है जब भी हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे बात करेंगे और फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग आगे होने वाला है. और thank you all for watching, and we will meet in the next video with something new, right? So thank you.